बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल एक दुश्मन जान से प्यारा है, रिटन बाय अरीज शाह की, एपिसोड नंबर 6। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को जिनकी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये मेरे फ़ोन में पता नहीं कौन सा रिमाइंडर लगा हुआ था, तो इस वजह से तकबीर पड़ी गई है। तो अगर आप लोगों को आवाज़, आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ आई है कि नहीं आई, मुझे आ रही थी हैंड फ्री में, इस वजह से मैं चुप कर गई। अगर तो आई है तो आप लोग भी पढ़ लें। तो बाकी क्या मैं कह रही थी, हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि हमारे तो यहाँ पे आज 10 ज़िलहज है, मतलब इधर सऊदीया में। तो आज यहाँ पे ईद है, तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बड़ी ईद बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब के कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फ़रमाए। जिन लोगों ने कुर्बानी की है उनको कबूल फ़रमाए अल्लाह पाक हमारा छोटे से छोटा अमल अपनी राह में कबूल फ़रमाए। और ये ईद सब के लिए खुशियाँ और मसरतें लेके आए, और जिनके प्यारे इस ईद पे उनके साथ नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको मग़फ़रत फ़रमाए उनकी, और उनके पीछे वालों को सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। और हमारे माँ बाप को सबको, मेरे माँ बाप को, आपके माँ बाप को, सबको सलामत रखे। तो कैसी गुजरी आपकी ईद? इस ईद पे नहीं, आपकी तो है ही नहीं, आपकी तो कल है। पाकिस्तान में तो कल ईद है, आप लोगों की तो कल है। तो अभी तक देखते हैं, मेरी तो दिहाड़ी लगी है यहाँ पे। जिन लोगों ने वहाँ पे भेजनी होती है तो वो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि रीजन आ ले अपनी ईदी। कहते हैं सब बड़ी ईद कुर्बानी की होती है, गोश्त की होती है, तो ईदी की नहीं होती। लेकिन मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है मेरी बड़ी ईद ईदी की भी होती है। छोटी ईद और बड़ी ईद, मैंने ईदी लेनी होती है। बस अभी तक मैं लेने वालों की कैटेगरी में हूँ, अभी तक देने वालों में नहीं हुई बस अल्लाह हमेशा लेने वाला ही रखे। तो आप लोगों का कल पूछेंगे क्या हालात हैं। तो अभी हम चलते हैं किस्त की तरफ, उसके बाद एंड पे देखते हैं, बातें करते हैं। तो रीड करते हैं नावल एक दुश्मन चांद से प्यारा है, रिटन बाय अरीज शाह की, एपिसोड नंबर 6। वह शाम होते ही वहाँ से निकल जाती थी। दिन बहुत अच्छा गुजरा था। पहले 2 दिन की बेचैनी और उलझनों के बाद अब इसे सुकून महसूस होने लगा था। अब इसे ये नौकरी सिर्फ एक मजबूरी नहीं लगती थी, बल्कि इसका यहाँ दिल लगने लगा था। 1-1.5 घंटे में पीछे इसके बाबा भी आ जाते थे, इसलिए अब वो बेफिक्र हो चुकी थी। ना अब इसे इस अजनबी घर से खौफ महसूस होता था, और ना ही इसके दिल में घबराहट बाकी रहती थी। माहौल पुरसुकून था, हर चीज़ अपने वक्त पर, अपने नज़्म ज़ब्त में। वो सारी बेरबत सोचें, सारे वहम जो किसी नई जगह को लेकर दिल में बैठे थे, अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। अब वो इत्मीनान से, सुकून से यहाँ काम कर सकती थी। एक अजीब सा एतमाद, एक छोटी सी खुशी दिल के किसी कोने में खामोशी से जगह बनाने लगी थी। ज़ौराक के साथ इसका अभी तक कोई सामना नहीं हुआ था, और ना ही वो ऐसा कोई सामना चाहती थी। वो इस इंसान को सिर्फ़ एक मालिक के तौर पर देखती थी, जिससे इसका काम के अलावा और कोई ताल्लुक़ नहीं था। वैसे भी वो जितना कम सामने आए इतना ही बेहतर था। आहो है गलती सही की, जिन्ना जिन को बचे आ जाए बच जा। घर का माहौल अब सुकून में ढल चुका था। कोई परेशानी, कोई टेंशन बाकी नहीं रही थी। सबसे बढ़कर इसके बाबा बेग बहुत बदल गए थे। सांप कदी दी फितरत नहीं बदलता। वो वक्त पर घर आते, वक्त पर जाते, और पहले जैसा बेतरतीब बिखरा हुआ अंदाज कहीं गुम हो चुका था। जुआ खेलना इन्होंने छोड़ दिया था, और तो और शराब जैसी लत से भी इन्होंने ख़ुद को दूर कर लिया था। ये सब किसी मौजे से कम नहीं था। इज़्ज़त के दिल में एक अजीब सा शुक्र का जज्बा जागा रहता था। ज़िंदगी में अचानक जैसे सुकून उतर आया था। दिल को यकीन सा हो चला था कि शायद वाकई अल्लाह ने इसके लिए कोई रास्ता निकाल दिया।
अब हर सुबह उम्मीद से भरी होती और हर शाम शुक्र से। चलो, ये तो अच्छी बात है, इंसान को हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। एक हफ्ता जैसे पलक झपकते गुजर गया था। अब तो हर चीज़ मामूल पर आ चुकी थी, एक खूबसूरत पुरसकून मामूल। रोज़ सुबह वक्त पर उठना, पापा के साथ काम पर जाना और शाम को सुकून से घर वापस आ जाना। ज़िंदगी जैसे बेसिमत भाव से निकलकर एक मकसद की तरफ बढ़ चुकी थी। दिल में शुक्रगुजारी और चेहरे पर इत्मीनान था। आरिफ भी अक्सर कह देता था कि वो बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती है, और इज़्ज़त के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। वो जानती थी कि ज़राक के जाने के बाद यही खाना बाकी मुलाजमीन खाते हैं, और कई बार तो इन्हीं मुलाजमों ने भी बड़े एहतराम से इसके खाने की तारीफ़ की थी। एक मुलाजिम खाना घर लेकर गया तो इसकी बीवी एक दिन फ़ोन करके किसी ख़ास डिश की रेसिपी ले गई, और इज़्ज़त ने वो रेसिपी खुशी खुशी बता दी। अब वो बहुत खुश रहने लगी थी। बाबा का चेहरा भी पहले से ज़्यादा मुतमिन नज़र आता। बेटा, ख़ुद को थोड़ा सा अपग्रेड करो। तुम अब किसी छोटे घर में नहीं, बहुत बड़े और बावकार घर में काम करती हो, और तुम कोई मामूली मुलाजमा नहीं हो। तुम्हारा काम सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए खाना बनाना है। लिहाजा अपनी ज़ाहिरी हालत, बोल चाल, हर चीज़ को बेहतर बनाओ। बाबा ने एक बार इसे समझाया था, और इधर आरिफ ने भी एक नई जिम्मेदारी इसके सुपुर्द कर दी थी। घर के मुलाजमों पर नज़र रखना, ख़ास तौर पर जब वो सफाई कर रहे हो। कोई काम चोरी या लापरवाही ना करे, इस बात का ध्यान तुम्हें रखना होगा। इज़्ज़त ने इस नई जिम्मेदारी को भी बखुशी कबूल कर लिया। अब वो सिर्फ बावर्ची नहीं रही थी, बल्कि वो इस घर के निज़ाम की एक अहम कड़ी बन चुकी थी। अच्छा जी, बस अहम कड़ी उदों तक ही आ ਜਦੋਂ तक उस जिन्ना सामना नहीं होता। रहमान बेग अपनी प्लानिंग में तो कामयाब हो गया था। वो जो चाहता था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। बेटी को नौकरी भी मिल गई थी, घर में सुकून भी आ चुका था, और वो ख़ुद भी अब वक्त पर घर आता जाता था। जुआ और शराब जैसी लानतों से भी इसने वक्ती किनारा कशी इख्तियार कर चुका था। लेकिन एक कदम आगे बढ़ने से पहले किस्मत ने जैसे फिर से उसे घेर लिया। शाम का वक्त था, वो काम ख़त्म करके घर की तरफ जा रहा था। सड़क निस्बतन सुनसान थी, वो अपने ख्यालों में गुम था कि अचानक सामने से कुछ आदमियों का गुरोह नमूदार हुआ। रहमान की आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। वो चेहरे, वो आवाज़ें, वो लोग अब इसके सामने खड़े थे, खौफ की सूरत में। कैसे हो बेग? एक रख्त आवाज़ गूंजी। सुने, आजकल अड्डे पर आना जाना छोड़ दिया तुमने? हमसे डर गए हो क्या? बेग का हलक खुश्क हो गया। इसके कदम ज़मीन से चिपक गए थे, सांसें बेतरतीब होने लगी। याद है ना तुम्हें? तुमने हमसे वादा किया था 1 हफ्ते में 17 लाख वापस करने का। हाँ हाँ, 1 हफ्ता तो गुजर गया बेग, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी कोशिश? कदम बेग की तरफ बढ़ाता वो इससे सवाल कर रहा था। इसके हाथ में एक रिवॉल्वर था, चमकता हुआ, खतरनाक, खामोश, धमकी देता हुआ। अब की बार वादा पूरा ना हुआ ना, तो अगली बार तुम्हारा जिस्म सलामत नहीं रहेगा, समझे? बेग के माथे पर पसीने की बूंदें वाज़ेह हो चुकी थी। इसका जिस्म कांप रहा था। बेग के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो हकलाते बोला, वो मैं आप लोगों के पास ही आने वाला था। यकीन करें, मैं खुद आ रहा था आप लोगों से एक बार फिर मोहलत मांगने। इसके अल्फाज अधूरे रह गए थे। माजी जब अपने सामने आया तो इसके हाथ पे साख्ता जुट गए। मैंने एक बहुत बड़ा खेल खेला। अगर मैं कामयाब हो गया ना, तो सिर्फ 17 नहीं, आपको 20 लाख दूंगा। बेग के लहजे में उम्मीद, खौफ और बेबसी तीनों का इम्तिजाज था। मैं एक गेम खेल रहा हूँ, बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। कसम से अगर कामयाब हो गया ना, तो फिर पैसा ही पैसा होगा। वो हाथ जोड़ रहा था, मिन्नतें कर रहा था, झूठ की इमारत पर सच का पर्दा डालने की आखिरी कोशिश कर रहा था। लेकिन सामने खड़े दोनों आदमी जानते थे इसके पास कुछ नहीं है। वो खाली हाथ, जो कुछ था जुए में हार चुका। एक और कत्ल करने का दिल तो इनका कर रहा था, लेकिन जेल का खौफ इन्हें रोक रहा था। कर दो एडे तुसी जेल तो खौफ ज़्यादा होने वाले।
इनके लिए बेहतर यही था कि वक्त दिया जाए। शायद किस्मत कुछ और सोच रही हो। और कितना वक्त चाहिए तुझे बेग? एक ने गुर्रा कर कहा। हमारा पैसा लूट कर भागा तू और अब भी नाटक कर रहा है। जो था सब जुए में उड़ा दिया, अब भी झूठ बोल रहा है। दूसरा शख्स रिवॉल्वर निकालते हुए बोला, खैर क्या याद करोगे, एक और मौका दे रहे हैं, सिर्फ 1 हफ्ता, 7 दिन। अगर हमारी रकम वापस ना मिली ना तो फिर तू जानता है कि तेरी आखिरी सांस कब निकलेगी। बेग ने फ़कत खामोशी से सर हिलाया, हाथ जोड़ते कांपते वजूद के साथ, जैसे मौत के दहाने से पलट आया हो। अब खेल वाकई बड़ा होने वाला था, या तो जीत या फिर हमेशा का अंजाम। लेट्स सी की होंदा। बेग जब घर वापस आया तो आज गैर मामूली हद तक परेशान दिखाई दे रहा था। इसकी आंखों के सामने बार बार वही स्याकार घूम रही थी, जैसे वक्त इसका ताक़ब कर रहा हो। वक्त कम रह गया था और अपनी जान बचाने के लिए इसे और कोई ना कोई रास्ता निकालना ही था। इससे एक बड़ी गलती हो गई थी, अपने मंसूबे के बारे में इन लोगों को बता देना। अब वो मुसलसल इसकी निगरानी कर रहे थे, हर लम्हा इसके पीछे पीछे। इनके कदमों की चाप अब इसके मामूलात का हिस्सा बन चुकी थी। यकीनन इन्हें यह भी मालूम हो चुका था कि वो ज़ोराक ज़ादरान के लिए काम करते। ये इंकशाफ इसके लिए खतरे की घंटी बन चुका था। अब ना सिर्फ इसकी अपनी जान दांव पर थी, बल्कि ज़ोराक ज़ादरान तक रसाई भी खतरे में पड़ सकती थी। अगर वो किसी तरह इस तक पहुंचकर इसके मंसूबे के बारे में इसे बता दे तो इसका तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अब एक मामूली सी गलती भी किसी बड़े नुकसान का पेशखैमा बन सकती थी। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? परेशान लग रहे हैं। इज्जत जो खाने की थाली लेकर आई थी, बाप के चेहरे पर फैली तशवीश को देखते हुए फ़ौरन बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ज़िंदगी की कुछ परेशानियाँ तो ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। आओ खाना खाते हैं। वो बात को टालने के अंदाज में बोला तो इज्जत खामोशी से इसके साथ आकर बैठ गई। अगरचे इसने मज़ीद कुछ नहीं कहा, मगर बाप की परेशानी इसकी नज़रों से छुप ही नहीं रह सकी। रात वो हस्बे मामूल दवाइयाँ देकर वापस पलटी तो भी रहमान बेग के चेहरे पर परेशानी की गहरी परछाइयाँ छाई हुई थी। इज़्ज़त अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद उस बेचैनी की असल वजह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन दिल गवाही दे रहा था कि कोई ना कोई संगीन बात ज़रूर है। चल दवा कर रही तू की समझ के करना परेशानी की वजह जो इसका बाप इससे छुपा रहा है। बाबा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। वो नरमी से बोली। बाप की खामोश तकलीफ़ इससे देखी नहीं जा रही थी। रहमान बेग ने हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजा कर कहा, अरे बेटा कुछ ख़ास नहीं, बस कर्जदार बार बार रकम मांगने आ जाते हैं, डर है कहीं दरवाजे तक ना आ जाए, इसी फिक्र में था। तुम फिक्र ना करो, मैं आरिफ साहब से कुछ रकम ले लेता हूँ। अगरचे से हंसी में बात डालती, मगर इज़्ज़त के दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। कर्जदार तो पहले भी आते रहते और तब इसका बाप नशे और जुए में डूबा हर शय से बेनियाज रहता था, मगर अब जब ज़िंदगी ने ज़रा सा सुकून का रुख किया था तो छोटी छोटी उलझनें भी पहाड़ लगने लगी थी। अल्लाह खैर करेगा बाबा, आप परेशान ना हो, आराम कीजिए, रात काफ़ी हो चुकी है। वो नरमी से कंबल इस पर उड़ाते हुए बोली और फिर धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन रहमान बेग की परेशानी अब इसके दिल का बोझ भी बन चुकी थी। लानत भेजे इस आदमी दे उत्ते, एवें एडियां टेंशन ना पा लिया कर। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ज़ोराक ज़ादरान गुस्से और हैरत के दरमियान झूलता हुआ अपने ऑफिस के कोने में बेचैनी से टहल रहा था। इसके हाथ में वो फाइल थी जो भी कुछ लम्हे पहले इसे दी गई थी, एक ऐसा ख्वाब जिसके लिए इसने दिन रात देख की, और अब वो सब कुछ इसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। सर, मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए कितना शॉकिंग है, लेकिन हकीकत यही है। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आज सुबह ही मौसूल हुई है, लॉन प्रोजेक्ट फाइनली अप्रूव हो गया, लेकिन मसला ये है कि सेक्रेटरी ने जुमला अधूरा छोड़ दिया, जैसे लफ्ज़ चुभ रहे हो। कह दो, मुकम्मल बात करो। ज़ोराक की आवाज़ में गर्ज थी। सेक्रेटरी ने बमुश्किल हिम्मत करते हुए कहा, सर
लॉन की फंडिंग किसी और ने नहीं बल्कि सफ़ियान मलिक ने की है, और उसने ये रकम आपकी कंपनी के शेयर्स गिरवी रखवा कर अदा की है। एक लम्हे को जैसे वक्त थम गया। ज़ोराक ने आहिस्ता से कुर्सी संभाली, लेकिन आंखों में तूफ़ान साफ नज़र आ रहा था। सफ़ियान मलिक ने? वो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में हाथ डालेगा, और वो भी बग़ैर मेरी इजाज़त के, मेरे शेयर्स गिरवी रख कर? इसका लहजा सर्द मगर ज़ख्मी शेर जैसा था। सर, आपने कुछ रोज़ कबल ज़ियर ग्रुप के शेयर्स में कुछ लेन देन की मंजूरी दी थी ताकि एक बड़ी फंडिंग हासिल की जा सके। लगता है इसी वक्त इसने मौके से फ़ायदा उठाया। वो लॉन प्रोजेक्ट की अहमियत जानता था, मगर शायद हमें अंदाज़ा नहीं था कि ज़ाती फ़ायदे के लिए इतना आगे चला जाएगा। ज़ोराक ज़ादरान ने फ़ाइल मेज़ पर पटकी। ये बिज़नेस है, जज्बात नहीं। लेकिन मेरे असूल हैं। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ काम नहीं कर सकता जिस पर मुझे एतमाद नहीं हो। वो मेरे सबसे बड़े कंपेटिटर्स में से है, और अब वो मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसकी सांसें तेज़ हो रही थी। सर, अगर आप चाहें तो हम लीगल वे से इस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। कुछ शकें ऐसी हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन हमें फ़ौरन एक एक्शन प्लान बनाना होगा। नहीं। ज़ोराक की आवाज़ अब पुरसुकून मगर फैसलाकुन थी। मैं इसे खुद हैंडल करूँगा। सफ़ियान मलिक को अभी तक ज़ोराक ज़ादरान की असल चालें खेलना नहीं आई। अब वो देखेगा खेल क्या होता है। ज़ोराक साहब भी हर टाइम ही तड़पता रहता किसी न किसी वजह तो। सफ़ियान मलिक के ऑफिस का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। सिक्योरिटी ने रोका, लेकिन इसके चेहरे की सख्ती देखकर पीछे हट गए। स्याह 3-पीस सूट में मलबूस 6 फुट से ज़्यादा कामत, आंखों में गुस्से की चिंगारियाँ। चलते कदमों से ज़मीन कांप रही थी। ज़ोराक ज़ादरान अंदर दाखिल हुआ जैसे तूफ़ान ऑफिस में आ गया हो। सफ़ियान मलिक अपनी कुर्सी से उठने ही वाला था कि इसकी धाड़ सुनाई दी। बैठे रहो, तुम्हारे जैसे लोग खड़े होकर भी कमज़ोर नज़र आते हैं। सफ़ियान ने लब फेंचे मगर कुछ कहा नहीं। वाह रे, पहले जुमरे ची आकर बिस्त करता, तेरे जैसे खड़े होकर भी कमज़ोर नज़र आते। तुम समझते हो एक डील से, एक फाइनेंशियल फेवर से तुम मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकते हो? ज़ोराक ने मेज़ पर हाथ मारा। तुम जैसे कमज़ोर लोग सिर्फ चालाकी से खेलते हैं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें शतरंज की एक भी चाल नहीं जीतने दूंगा। सफ़ियान ने नरमी से कहा। ज़ोराक, तुम बात को गलत रुख पर लेकर जा रहे हो। मैंने सिर्फ बंद करो बकवास। ज़ोराक की आवाज़ पूरी इमारत में गूंजी। अगर ये सब कुछ तुमने अपनी बेटी के लिए किया ना, तो साफ सुन लो, तुम्हारी बेटी कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर ज़ोराक की ज़ुबान जहर उगलने लगी। और अगर तुम वाकई इतनी बेगैरत हो कि अपनी बेटी की मोहब्बत ख़रीदना चाहते हो, तो इसे एक रात के लिए मेरे पास भेज दो, क्योंकि एक रात से ज़्यादा ऐसी औरतों को मैं अपने पास रखना पसंद नहीं करता। तो फिटे मुँह फिर तेरे थे। सफ़ियान मलिक का चेहरा तपते अंगारों जैसा हो गया। इसकी मुट्ठियाँ भींच गई, आंखों में खून उतर आया। लेकिन वो जानता था ये वो लड़की की ज़िंदगी का सवाल है जिसने खुद कहा था, अगर ज़ोराक ना मिला तो मैं ख़ुद को मार दूँगी। जा मर जा के, एडी बिस्ती तो बाद भी, जब मरना पहले मर जा। ज़ोराक ने एक हकारत भरी नज़र इस पर डाली। डील मैं अपनी शराइत पर करता हूँ, किसी बिके हुए बाप की मजबूरियों पर नहीं। तुम्हारा एहसान वापस कर दूँगा, सूद समेत। इतना कहकर वह दरवाज़ा धकेलता हुआ बाहर निकल गया, और सफ़ियान मलिक वो कुर्सी पर बैठा दांत पीसता बेबसी की आग में जलता रहा। मगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि अब बात सिर्फ बिजनेस की नहीं, बेटी की जान की थी। इदा दी बेटी नूं बंदा हत्थी मार देवे, आदि हो गई। बिस्त हो ही जा रहा। ज़ोराक, तुम यहाँ? अरूसा मलिक की आंखों में बेयकीनी थी। जो शख्स इससे नफ़रत की आखिरी हद पर था, वो आज इसके ऑफिस में खड़ा था। वो चंद लम्हे शशतुर खड़ी रही, फिर अपना सारा गरूर, वो शहज़ादी जैसा अंदाज, सब कुछ भुलाकर बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ी। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम यहाँ आ सकते हो। वो बंथम सी मुस्कुराहट लिए इसकी तरफ आई। कुछ दिन पहले की मुलाकात में शायद इसे ज़ोराक ज़ादरान का अंदाज़ पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी शख्सियत, उसका रोब, उसकी खामोश शिद्दत जैसे इसके दिल पर नक्श हो गए थे। तब से वो बस उसी के बारे में सोचती रही थी। कभी कभी इंसान अनजाने में किसी जज्बे को मोहब्बत का नाम दे बैठता है, और वही जज्बा अरूसा को यहाँ तक ले आया था। बाप के सामने शर्त रखती, ये मखरूर शहज़ादा मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। लगता है तुम वापस जा रहे हो, कुछ देर रुक जाओ ना,
कम से कम लंच तो कर लो मेरे साथ। एड्डा तेरा यार लगदा ना तेरे नाल लंच करके जाएगा। इसकी आवाज़ में बला की एक्साइटमेंट थी। अगर लंच का वक्त नहीं तो कॉफ़ी पी लो, हमारे ऑफिस की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगले लम्हे जैसे सारा माहौल बर्फ़ की तरह सर्द पड़ गया। ज़राक की आंखों में वही नफ़रत थी, वही शिद्दत जो दिल चीर दे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ऑफिस से, ना कॉफ़ी ना तुम्हारी ये झूठी मेहरबानियाँ। इसका लहजा बर्फ़ से भी ठंडा मगर जला देने वाला था। तुम्हारे बाप को मैं बताया हूँ कि इसने जो गेम खेली है उसका अंजाम क्या हो गया, और तुम। वो कदम बढ़ाकर इसके करीब हुआ। एक बात कान खोल कर सुन लो अरूसा मलिक, ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्ते ना मैं बनाता हूँ और ना कबूल करता हूँ। मैं औरत ज़ात से नफ़रत करता हूँ। मोहब्बत, तुमने मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश की भी है? इसका चेहरा सख्ती से तन गया, आवाज़ में खालीपन और दर्द था। मेरी शादी हो चुकी है और 5 साल पहले मैं अपनी बीवी का कत्ल कर चुका हूँ। सन्नाटा छा गया। अरूसा जैसे पत्थर की हो गई। अगली अगली मकतूला तू बनना तो फिर आ जा। तुम्हें मेरे माजी का नहीं पता तभी ये ख्वाब देख रही हो, लेकिन मेरी हकीकत सुन लो। औरत मेरे लिए एक धोखा है, एक जहर है, एक ऐसी मखलूक जो सिर्फ तबाही लाती है। अगर इज्जत बचानी है तो ये ख्वाब देखना बंद कर दो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तुम क्या, तुम जैसी कोई औरत भी जगह नहीं बना सकती। वो इतना कहकर इसे धकेलता हुआ वहाँ से निकल गया। और अरूसा बुस्ताख खड़ी थी। पूरे ऑफिस की नज़रें इस पर थी, जो शहज़ादी चंद लम्हे पहले तक अपनी मोहब्बत का इजहार बड़े फ़ख्र से कर रही थी। अब इसे ठुकराया गया था, सबके सामने, सबकी नज़रों में। ये सिर्फ दिल टूटने का लम्हा नहीं था, ये अरूसा मलिक गरूर का जनाजा था। चलो की पता हुणे थोड़ी जिन्नी सैल्फ रिस्पैक्ट माड़ी मोटी कोई किसी कोने खुदरे च बची होवे ते काम आ जाए। अरूसा मलिक तेजी से अपने बाप के ऑफिस में दाखिल हुई। चेहरे पर बेयकीनी, आंखों में बेचैनी और कदमों में इज़्तिराब था। पापा, वो यहाँ आया था? आवाज़ में कपकपाहट थी। सफ़ियान मलिक ने सर उठाकर इसे देखा, जो अभी तक दरवाजे में खड़ी थी। आपने उससे ऐसा क्या कहा कि वो इतने गुस्से में यहाँ से गया? वो देरी से आगे बढ़ती मेज़ के करीब आकर रुक गई। मैंने आपसे क्या कहा था पापा, क्या कहा था? अब की बार इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। सफ़ियान मलिक खामोश रहा। खामोश के रठा उठ के 2 चंडा मारे, कदरों ते कोदरों, सारा इश्क दा भूतला तो जाएगा। अरूसा ने बेचैनी से हाथों की मुट्ठी बनाई, फिर जैसे एक लम्हे के लिए सांस रोके और वो अल्फाज बोले जिन्होंने खुद इसके वजूद को हिला कर रख दिया था। वो कह रहा था कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया। इसके होंठ कपकपाए, लेकिन इसकी नज़रें बाप की आंखों में गड़ी हुई थी। क्या ये सच है पापा? क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ इसकी ज़िंदगी में? कमरे की फ़िज़ा जैसे ठहर गई। अरूसा के सवाल में दर्द, हैरत और एक अजीब सा खौफ छुपा था। पापा, आप खामोश क्यों हैं? अरूसा की आवाज़ रुंध गई। क्या आप इस हकीकत से वाकिफ़ थे? क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? क्या उसने किसी का कत्ल किया है? वो सिर्फ सच जानना चाहती थी, इसकी बातों की हकीकत तक पहुंचना चाहती थी। इसका दिल तो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अल्फाज ने जैसे दिलो दिमाग को झंझोड़ दिया था। सफ़ियान मलिक ने गहरा सांस लिया, जैसे बरसों पुरानी कोई भूली हुई फाइल जहन में खुली हो। बेटा, मुझे इस बारे में सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मालूम है कि 5 साल पहले ऐसी खबर ज़रूर सामने आई थी। वो रुक कर इसे देखने लगा। कहा गया था कि इसकी बीवी का कत्ल हो गया और कातिल वो खुद है, मगर बेटा इस बात को कभी कोई साबित नहीं कर सका। ना कोई गवाह मिला, ना कोई पक्की शहादत। अरूसा ने गहरी सांस ली और नज़रें ज़मीन पर टिका दी। इसके वकील ने तो पूरी कहानी पलट दी थी। इन्होंने कहा कि इसकी बीवी का अपने ड्राइवर के साथ अफेयर था और इसी ड्राइवर ने इसे मारा, दौलत की लालच में। अरूसा की आंखें फैल गई। और कुछ लोगों का कहना है कि वो ड्राइवर भी मारा गया और इसका कातिल भी वही है, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि वो ड्राइवर कहीं गायब हो गया, भाग निकला और आज तक नहीं मिला। सफ़ियान ने कंधे उचकाए। एक गहरी संजीदगी इसके चेहरे लहजे में थी। इस सब के अलावा मेरे पास और कोई हकीकत नहीं है, ना कोई सबूत, ना कोई सच्चाई जो हतमी कही जा सके। अरूसा खामोशी से सुनती, दिल अब भी इनकार कर रहा था, लेकिन दिमाग उलझ चुका था। ये वो कहानी थी जिसने इसे एक पल में बेयकीनी और बेसबाती की गहराई में धकेल दिया था।
शायद जेन दा गंद साफ होई वे, लेकिन मन लगदा गंदे जेन च हार्पिक पाना पैना। वो अपने ऑफिस वापस आ चुका था, लेकिन गुस्सा अभी भी इसके वजूद में खौल रहा था। सफियान मलिक जैसा घाघ इंसान इसके साथ इतना नीचे जा सकता है, ये इसने कभी सोचा भी नहीं था। सिर्फ अपनी बेटी को इसकी ज़िंदगी में लाने के लिए इसके ख्वाबों के साथ खेलने लगा था। वो प्रोजेक्ट जिसे वो अपनी जान समझता था, जिसे वो बरसों से लेकर चल रहा था, वो सफियान मलिक के हाथों ब्लैकमेलिंग का ज़रिया बन चुका था। सर, मीटिंग शुरू होने वाली है, सेक्रेटरी ने नरम लहजे में याद दहानी करवाई। इस वक्त मैं किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता, कैंसिल कर दो सब। इसने पेशानी पर हाथ रखकर बमुश्किल का। सर दर्द इतना शदीद था कि आंखें धुंधला रही थी। सेक्रेटरी ने इसे परेशान नज़रों से देखा, फिर खामोशी से सर हिलाते बाहर निकल गया। इसने साइड दराज खोली, 2 पैनाडोल निकाल कर पानी के साथ निकल ली, लेकिन जैसे वो भी बेअसर हो गई हो। दिल दिमाग सब भरा हुआ था। ये प्रोजेक्ट इसके लिए सिर्फ कारोबार नहीं था, ये इसके बाप का ख्वाब था। वो शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हमेशा कहा करता था, इन बच्चों का सहारा बनना जो इस दुनिया में अकेले हैं। गरीब, लावारिस, बीमार बच्चे, इनके लिए एक ऐसा अस्पताल जहां इन्हें इज्जत और इलाज दोनों मिले। वो खुद जज्बात से खाली इंसान था, लेकिन बाप के ख्वाब से इसका एक जज्बाती रिश्ता था। और अब सफियान मलिक इस ख्वाब के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया था, सिर्फ इसलिए कि अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर इसकी ज़िंदगी में दाखिल करना चाहता था। नहीं सफियान मलिक, इसने दांत पीसते हुए कहा, आंखों में गुस्से के शोले दहक रहे थे। मैं तुम्हें अपने ख्वाबों के बीच की दीवार नहीं बनने दूंगा। ये प्रोजेक्ट मेरे बाबा का ख्वाब है, इनका ख्वाब, और मैं इनका हाथ थामे आगे बढ़ूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। तुम्हारी बेटी को मैं इसकी औकात बहुत अच्छी तरह याद दिलाऊंगा। गुस्से में कुर्सी पीछे धकेलता वो उठा, कुर्सी पर रखकर अपना कोट झटके से उठाया और लंबे भारी कदमों से दफ्तर से निकल गया। सेक्रेटरी फ़ौरन पीछे लपका, लिफ्ट तक आते आते जल्दी से बोला, सर अगली मीटिंग सिर्फ 15 मिनट में, सब कैंसिल कर दो। इसकी आवाज़ कड़ी और 2 टोक थी। सेक्रेटरी खामोशी से रुक गया। वो जानता था आज वो कुछ सुनने के मूड में नहीं है। वो तेज़ कदमों से बाहर निकला। इसे अब सुकून चाहिए था, तनफ़्फ़ुस का लम्हा, और वो इस माहौल से, इस घुटन से, इस ब्लैकमेलिंग से कुछ देर को दूर जाना चाहता था। जिस शहर में ख्वाब छीने जा रहे हो वहाँ दम लेना भी मुश्किल हो जाता है। चलो कोई नहीं, चलो जो घर जाके धक्के खाओ। वो थके थके अंदाज में घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो इसे अंदर से आवाज़ सुनाई दी। इज़्ज़त इसके घर में पुरसकून अंदाज में गुनगुना रही थी। इसकी गुनगुनाहट की आवाज़ इतनी मीठी थी कि वो इसे अपने से सर के दर्द से बेखबर कर गई। चंद लम्हों का इसका दिमाग सुन पड़ गया था। दौर बेटे वो एड़ियाँ बड़िया बड़िया गल्ला करके तो होने एक गुनगुनाहट दे नाल दर्द भी उड़न छू हो गया, तो दिमाग सुन हो गया। ये कैसा सुकून था जो इसे बेचैन कर रहा था। जिस औरत के वजूद से वो नफ़रत का दावा करता था, वो आज इसके घर के अंदर जैसे बरसों से यहीं रहती हो। इसके कदम खुद ब खुद दरवाजे पर रुक गए। नरमी से गुनगुनाती वो लड़की, जिसकी आवाज़ में अजीब सी कशिश थी, बेखबर अपने काम में मसरूफ़ थी। छोटे छोटे कदमों से वह कभी मेज़ पर कुछ सजाती, कभी कोई चीज़ दुरुस्त करती। इसका आंचल इसकी कमर पर ठलका हुआ था। बाजू थोड़ा सा उठा तो चूड़ियों की खनक ने ज़ोराके ज़ब्त को एक लम्हे के लिए तोड़ने के करीब कर दिया। वो अपनी आवाज़ में मगन कह रही थी, ज़िंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख सहेली भी है। और वो जो नफ़रत का दावेदार था, दरवाजे पर खड़ा जैसे इस बात की गिरफ्त में आ चुका हो। न कदम अंदर आ रहे थे, ना वो पलट पा रहा था। बस एक औरत की आवाज़, एक मानूस सा सुकून, और इसके अंदर की जंग जारी थी। वैसे दौर फिटे मूँह तड़े थे ज़ुराक साहब, वैसे तो बड़िया गल्लां करदा सी, मैं दफरत करदा ते ये करदा ते वो करदा। गाना देख, चलो कोई रोमांटिक गाना होंदा, कोई कुछ गाना होंदा, ज़िंदगी एक पहेली ते दुख दुख दी सहेली है, उंदे ते पागल हो गया। हाय वे, मैं तो क्या सी कि तू थोड़ा जितना होएगा, लेकिन तू तो एक फिर वही निकलिया। क्या कह सकते, होता है चलता दुनिया, औरत का चक्कर बाबू भैया। अच्छा,
तो गाइज़ यहाँ पे हमारी जो एपिसोड है वो अपने इख्तिताम को पहुँची। क्या लगता है कल का एपिसोड बहुत होने वाली है धमाकेदार, क्योंकि होने वाला है टकराव। तो अब देखते हैं अब टकराव में ये इंसान का बच्चा बन के रहता है या फिर जिन बन जाता है, क्या करते हैं। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कल का, तो वो आपको आएगी आपके लिए एपिसोड, ठीक है। तो अभी मुझे दे इजाज़त नहीं, अभी एपिसोड इख्तिताम को पहुंची। हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो एंड करेंगे। नूरुल हसन, आपका दूसरा चैनल भी है क्या? नहीं जी, मेरा दूसरा चैनल नहीं है, रीच का है, राइटर का है, रीच है राइटर का है दूसरा चैनल। थैंक यू नूरुल हसन। अनीस बानो, कल से आप बहुत सुस्त रफ्तार से पढ़ रही हैं, अच्छा नहीं लगता। आप मामूल के मुताबिक पढ़े ना, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। लॉन्ग एपिसोड पढ़ने की ज़िद नहीं करेंगे, ठीक है जी? ठीक है जी। वैसे मैं नॉर्मली पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा हुआ है कि थोड़ी बहुत ही रफ्तार का हुआ होगा, लेकिन अभी मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह कि आप लोगों को शिकायत का मौका ना मिले। थैंक यू अनीस बानो। हुरिया, बहुत 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 अच्छी नावल है, शुक्रिया, वेलकम डियर हुरिया। रुबीना खान, नाइस, पंजाबी में कहती हैं हमें समझ नहीं आता। अच्छा जी, आपको समझ नहीं आता, अब इग्नोर किया करें या पूछ लिया करें। थैंक यू रुबीना खान। अनीस बानो, वेरी नाइस एपिसोड, इंटरेस्टिंग, अब स्टोरी का मज़ा आ रहा है। थैंक यू जी, वेलकम डियर अनीस बानो। अभी आगे जाके आपको और भी मज़ा आएगा, आगे वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है एपिसोड ना। नासरा परवीन, ऑसम, थैंक यू नासरा। सबा नसरुल्लाह, बहुत हसीन एपिसोड थी। हाय अल्लाह करे मुझे भी इतने सारे खाने बनाने आ जाए, आमीन आमीन, अल्लाह करे मैंने भी आ जाए। खाने तो वाकई यम्मी है, आपने होने वाले ड्रैगन हबी के स्टमक में पहले ही जगह बना ली ड्रैगन नहीं, वाकई ड्रैगन ही है। आरिफ, वाकई बहुत अच्छा है, होप सो आगे जाकर भी हेल्प करेगा इज़्ज़त की। जब ज़ोराक जुल्म इंतहा करेगा तो ये भाई बन के इज़्ज़त को सब्र देगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। और ज़ोराक को भी शायद समझा दे कि हद से ज़्यादा ही कर रहा है। लेट्स सी। हाँ हाँ हाँ, उफ, ज़ोराक दी ड्रैगन को इज़्ज़त की आइज़ ने अट्रैक्ट किया है। हाय नशीली आंखें, जज्बाती आंखें, सहमी आंखें, डरी आंखें। लगता है दोबारा ने ये मिलेंगे, इज़्ज़त इतना ही डरेगी और ज़ोराक का पेट मिल जाएगा डराने के लिए, और सोचेगा इस पेट को डराता रहो, तस्कीन लेता रहो। उफ, ड्रैगन ज़ोराक, तुम में इंसैनिटी भी, बट वो तब आएगी जब तुम्हारे पास पछतावा होगा। अब ये तो वक्त बताएगा ना कि क्या आता है ज़ोराक के पास, क्या नहीं आता। ओए हो, ज़ोराक अपनी पहली मोहब्बत के लिए जुनूनी था, लेट्स सी इज़्ज़त के लिए कितना जुनूनी होगा। यह तो हुनान वाला वक्त दसेगा, या बेग साहब को सही बैठ बजेगा, उनका तो बजा के रहना आपा। थैंक यू वेरी मच सबा नसरुल्लाह, आपने इतना अच्छा कमेंट किया। इकरा हामिद, बहुत अच्छा एपिसोड, थैंक यू इकरा हामिद। साउथ शेख ने दिल भेजे हैं, थैंक यू साउथ शेख। शर्जील अहमद, मुझे इस नावल के एपिसोड का वेट रहता है, वेट ही नहीं होता मुझसे, बस देख लें, इसीलिए मैं एग्जैक्ट 8 बजे आपको एपिसोड दे देती हूँ। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि अभी ईद के दिनों में भी एपिसोड का मसला ना बने, तो वो भी आपको टाइम पे इंशाल्लाह मिलती रहेगी। थैंक यू शर्जील अहमद। समरीना खान, नाइस एपिसोड, थैंक यू समरीना खान। शर्जील अहमद, बेचारी इज़्ज़त अपने चालबाज बाप की प्लानिंग में फंसने वाली है, गुड एपिसोड। आहो, पसंद तो बेचारी वाकई वाली है, थैंक यू वेरी मच शर्जील अहमद। राजपूत फैमिली, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एपिसोड है, और आप भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच, खैर मुबारक। HQ5W ने दिल भेजे हैं, थैंक यू HQ5W। M इमरान, वन डे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक सबको बुलाएं। M इमरान, माशाल्लाह, थैंक यू M इमरान। सैयद अहमद, कौन सा प्लान बना रहा है ये इज़्ज़त का बाप, बेचारी इज़्ज़त को फंसाने के लिए, और कैसे मासूमियत मजलूमियत ओढ़ लिए।
अपने ऊपर के सामने वाला पहचान भी ना सके, शातिर इंसान, आहो लानती इंसान सी। अब इज़्ज़त और ज़रा की मुलाकात का इंतज़ार है। खाना तो यकीनन पसंद आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इज़्ज़त भी वो तो आएगी। खैर नेक्स्ट का इंतज़ार है जिसमें इज़्ज़त और ज़रा की मुलाकात होगी, जिसका हमें इंतज़ार था। जी इंशाल्लाह जल्द ही आपको वो किस्त मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सैयद अहमद। सादिया, अल्लाह हमें भी अपने घर बुलाए, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सादिया। माही खान, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू माही खान। माही खान अमेजिंग, ईद की शॉपिंग कर ली आप ही आपने? हाय डियर, यहाँ पे क्या ईद की शॉपिंग? हाँ ग्रॉसरी वगैरह वो हर चीज़ें कर ली हैं, वो सारा कुछ ले आए हैं, मतलब जो ईद पे खाने पीने वाला सिस्टम है ना वो सारा कर लिया। बाकी जो उधर से लेके आए थे अपने घर से, पाकिस्तान से कपड़े लेके आए थे वो न्यू पड़े हुए हैं, वो ही वाले पहनेंगे। इधर से तो आपको पता नहीं मिलते कपड़े शपड़े ना, अगर मिलते भी है तो वो हमारे टाइप के नहीं मिलते, मतलब जिस तरह के हम लोग पसंद करते हैं वैसे नहीं मिलते। तो अब बस ऐसे ही है। शॉपिंग तो यहाँ से तो नहीं की, लेकिन ना उधर से भी जो लेके आई थी ना न्यू ड्रेसेस वो पड़े हुए हैं कुछ। हालांकि ईद पर रुकने का प्लान नहीं था, लेकिन बस वही वाले पहनेंगे। अभी यहाँ पे जहाँ पे भी हमने बाहर जाना है, बाय में जाना है, तो घर पे ही पहनने हैं, तो वो फिर गुजारा हो जाता है। थैंक यू माही खान। अमरीन काशिफ, आमीन। थैंक यू अमरीन काशिफ। कल्ब, वालेकुम अस्सलाम। वर्ब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आउटस्टैंडिंग नावल है, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लव फ्रॉम अशनाल खान। थैंक यू वेरी मच अशनाल खान। कल्ब, हाय ज़राक ज़ादरान आहो ज़राक ज़ादरान जो है। थैंक यू अशनाल खान। शमेरा राशिद, अरशद, शमेरा अरशद, आमीन सुमा आमीन। साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम, आमीन सुमा आमीन। अली बेग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत मज़ा आया आज, अल्लाह पाक को खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच अली बेग। बिजी वर्ड्स, आधा टाइम आप कमेंट शेयरिंग में लगा देती हैं। तो डियर मेरे लिसनर्स जो हैं वो मेरी खातिर इतने लंबे कमेंट्स लिख रहे हैं, मेरी खातिर जहमत कर रहे हैं कमेंट्स लिखने की, तो मैं उनको टाइम ना दूँ? आप कमेंट सेशन स्किप कर दिया करें, आप ना रीड किया करें, सिंपल। ऐसे राइट्स, वालेकुम अस्सलाम। आपकी किस्त बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये इज़्ज़त का अब्बा शातिर चालाक धोखेबाज इंसान, बीमार भी बड़ा, फिर भी इसके दिमाग में प्लानिंग ही चल रही है। खैर ये बीमार होना भी इसके प्लान का हिस्सा है, वो तो खासी लंबी सोच रहा, बेटी को भी छोटे मोटे आंसू दिखाकर हमदर्दी समेट ली। नौकरी छोड़ ही ना दे कहीं ये इंसान। इज़्ज़त के बारे में बात की आरिफ से, वैसे ही आरिफ को मुझे बेवकूफ़ी लगा, इसकी चालाकियों में आ गया। बस आजकल चंगे इंसान का ज़माना नहीं है, बेचारा वो भला इंसान सी तो वो मक्कारियाँ च आ गया। सुराग को खाना पसंद नहीं आया, कितना गुस्सा किया कुसीला। आरिफ को मौका मिल गया इज़्ज़त के बारे में बात करने का, ज़राक ने दबा दबा इशारा दिया तो खुश होता रहमान के पास पहुंच के। और रहमान को और क्या चाहिए था, वो तो चाहता ही यही था। बेचारी इज़्ज़त इसे अपने अब्बा की इतनी अच्छाई पर शक क्यों नहीं हो रहा? खैर बेचारी है भी कितनी ज़्यादा मासूम, वो ज़राक को कोस रही थी जिसने इसके अब्बा को नौकरी से निकालने की बात की, पर अपने अब्बा की हरकतों पर भी गौर करे ज़रा। पहुँच के बंगले में ज़राक के लिए खाना बनाएगी, लेकिन हमें तो इसके और ज़राक की मुलाकात का इंतज़ार है। मुलाकात हो जाएगी जी, अभी मेरा ख्याल है मुलाकात तो इसी किस्त में हो गई है, अगली वाली किस्त ज़रा थोड़ी ज़्यादा धमाकेदार होगी, तो इंतज़ार करें। मासूम रीडर्स की मासूम सी ख्वाहिश, बाकी किस्त बहुत मज़ेदार थी। अब भी आपके तबसरे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट सुन के। थैंक यू वेरी मच सबा, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच डियर। और ये आपका कमेंट ऑफ द डे था आज, बड़ा मुझे अच्छा लगा आपका इतना लंबा कमेंट। मुनीब अशरफ, वालेकुम अस्सलाम। फरीद से आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है, आप क्लास फेलो थी क्या? नहीं जी, मैं क्लास फेलो नहीं है हम, बल्कि हम लोग काफ़ी दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से मिले भी नहीं हुए। तो दोस्ती कह लें ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5-6 साल हो गए हैं। बाकी मेरी याददाश्त का बड़ा मसला रहता है तो लेकिन 6 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं, इंशाल्लाह
अल्लाह पाक हमेशा साथ ही रखे। थैंक यू वेरी मच मुनीब अशरफ। लेकिन रीच मेरी क्लास फेलो नहीं थी। आमना ओ यार एपी बहुत मज़े की थी, सच्ची मज़ा आ गया, लव यू। चस आ गई है वैसे थैंक यू वेरी मच आमना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको चस आई है तो। महानूर कॉन्ग्रेचुलेशंस 12 के लिए, एपिसोड ऑलवेज आउटस्टैंडिंग अमेजिंग थी, मज़ा आया सुन के। वेलकम डियर, ओ थैंक यू वेरी मच डियर महानूर। ये सब सिर्फ आप लोगों के प्यार मोहब्बत है कि जिस वजह से मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँची हूँ। महानूर आउटस्टैंडिंग एपिसोड, और इज़्ज़त कबाब की जो होनी है वो तो होनी है, बट जो आप करेंगी वो तो एंड लेवल होगी बस मैंने कभी गुरूर नहीं किया वो तो होनी। थैंक यू वेरी मच महानूर, कितना जानने लग पड़ी आप मुझे। महानूर इंटरेस्टिंग नावल लग रहा है, मज़ा आया फर्स्ट एपिसोड सुनने का। थैंक यू वेरी मच महानूर, मुझे लगता है आपने अभी स्टार्ट किया है। ऐसे राइट्स ने दिल भेजे, थैंक यू सबा। अफशा वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बेग साहब की होशियारी, ज़राक पता चल जाएगा फिर क्या होगा। बेग साहब जी ज़राक ने सही जेन कटेगा। इज़्ज़त ज़राक के सीन का इंतज़ार है, प्लीज़ आप ज़ालिम हीरो पे इस नावल के लिंक सेंड कर दो प्लीज़। जी आज मैंने आपको भेजे हैं 8-10 नावल, 10-12 भेजे हैं मेरा ख्याल, मैंने आपको ना नावल के लिंक सेंड किए हैं मैंने आज। बाकी इज़्ज़त ज़राक का सीन अभी इसमें तो माड़ी सी चलकी थी, अगली पूरी किस्त इनके नाम है जनाब। थैंक यू अफशा। आमना बहुत मज़े की एपी थी, उफ़ थैंक यू वेरी मच आमना। नास्टा परवीन एक्सीलेंट सुपर, थैंक यू नास्टा। अनीस बानो वालेकुम अस्सलाम। नावल तो बहुत अच्छा है मगर आज आपने बहुत स्लो पढ़ा, मज़ा नहीं आया, आप फास्ट ही पढ़ें। थैंक यू वेलकम डियर। इंशाल्लाह अभी मैं ट्राई करती हूँ दोबारा से अपने वही स्पीड पे आने की। बस वही बात है ना, फिर मैं उसको नॉर्मली रीड करती हूँ। मैंने कहा चलो कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी आप बहुत स्पीडों में पढ़ती हो तो आप थोड़ा स्लो बोला करें, कुछ फिर कहते हैं आप कमेंट्स पे टाइम वेस्ट करती हैं, कुछ कहते हैं आप बीच में ना बोला करें। भाई आपको जो पोर्शन नहीं पसंद आप मत सुनो। बाकी ये स्लो का तो मैं नॉर्मल स्लो में नहीं पढ़ने की कोशिश की थी, अपनी तरफ से मैंने नॉर्मल में पढ़ने की कोशिश की थी कि उनके ना फिर सब यही कहते हैं कि बहुत छोटी है, कि बहुत छोटी है, तो बस मैंने नॉर्मल में की थी। लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी वापस अपनी स्पीड पे आने की ना। थैंक यू अनीस पानो। अच्छा ये जिस एपिसोड में अनीस आपको या किसी और को प्रॉब्लम हो ना, वो थोड़ी जिधर स्पीड नहीं होती उधर से 1.5x कर लिया करे, वो फिर कंपनसेट हो जाती है चीज़ ना। मोहम्मद अर्शमान ऑफिशियल, योर वॉइस इज़ सो क्यूट बट टरीशा इस सुपर से भी ऊपर, हर बार की तरह वेरी नाइस एपिसोड। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अर्शमान ऑफिशियल। फ़िज़ा ज़ीशान फैंटास्टिक एपिसोड। रहमान भाई कितना फ्रॉड इंसान है, कैसे आरिफ को काइंड हार्ट होने की वजह से यूज़ कर रहा है। आई वॉज थिंकिंग कि जैसे आरिफ को अपनी बातों में घुमा रहा है वैसे ज़ुराक को घुमाए फिर ज़्यादा मज़ा आएगा ज़ुराक को नहीं घुमा दे, ज़ुराक को नहीं गला च घूम ही ना जाए। इस एपिसोड में सही विक्टिम कार्ड प्ले किया बाप ने। आई एम शॉक्ड एट द टाइम 2 लोगों को यूज़ कर रहा है। ज़ुराक इज़ सच अ स्टोन हार्ट पर्सन। इज़्ज़त इस जिन को कैसे हैंडल करेगी ये तो पक्का तो बताएगा फ़िज़ा ज़ीशान। थैंक यू वेरी मच। बाकी आज रहते से क्या ना ज़ुराक ने घुमाए फिर मज़ा आए, तो ज़ुराक घूमने वाला नहीं है, इन्हीं तनु ये नेक्स्ट एपिसोड में पता लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा ज़ीशान। ज़ेब एक्स कोयल वेरी नाइस, वेरी एंगेजिंग। बेग साहब को लगता है कि वो होशियार है, ज़ुराक को जब पता चलेगा तो ज़बरदस्त धनक लगनी है बेग साहब की। सो वेटिंग फॉर ज़ुराक एंड इज़्ज़त सीन्स। थैंक यू वेरी मच ज़ेब एक्स कोयल। चित्तर परेड करानी मत देख लेना तुसी ये इसकी बेग की। बाकी ज़ुराक और इज़्ज़त की सीन है आगे। थैंक यू वेरी मच ज़ेब एक्स कोयल। अफशा ऑल एपिसोड, थैंक यू अफशा। अच्छा ये अफशा 2 हैं, एक अफशा 111 है और एक अफशा योल कुछ लिखा हुआ वो है। थैंक यू वेरी मच टू बोथ अफशा। उमर सईद ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू उमर सईद। साकिब बट वाओ यार इंटरेस्टिंग, थैंक यू साकिब बट। साइमा शब्बीर ज़बरदस्त, थैंक यू साइमा शब्बीर।
मोहम्मद अवैस नाइस, थैंक यू मोहम्मद अवैस। सनी ताहिर ज़बरदस्त, मुँह खुश्क हो गया बोल बोल के। अली आसिफ मज़े का नावल, थैंक यू अली आसिफ। अननोन ने दिल भेजे हैं और एक इमोजी भेजा है, थैंक यू अननोन। मोहम्मद अब्दुल्ला अमेजिंग एंड योर वॉइस ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अब्दुल्ला। लैविश सैलून बहुत अच्छी थी आज की, अभी भी कमाल, थैंक यू वेरी मच लैविश सैलून। ये भी मेरी एक डेली की लिसनर है। मलिक अफजाल वेरी नाइस, थैंक यू मलिक अफजाल। चौधरी जट बहुत बहुत मज़ा आया है यार, आप बहुत स्लो हो गई हैं। मैं स्लो हो गई हूँ? मुझे एक कंप्लेन आप लोग दी जा रहे हैं। मुझे तो पिछले एपिसोड में मैं कुछ स्लो हो गई थी। चले इंशाल्लाह अब ट्राई करते हैं आगे जी। थैंक यू चौधरी जट। मोहम्मद अवैस नाइस नावल, थैंक यू मोहम्मद अवैस। अबैद अली प्लीज़ फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे नावल भी वॉइस ओवर करते हैं प्लीज़। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक ला मिनट। इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगेन मुझे नहीं पता कि आप लोगों को तक ये वॉइस गई है कि नहीं गई, लेकिन मुझे हैंड फ्री में से सुनाई दी, इस वजह से मैं स्टॉप कर गई थी। तकबीर पढ़ी जा रही थी, पता नहीं मेरे किस ऐप से आ रही थी, लेकिन मैंने कहा चले आप भी रीड कर लें। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे नावल भी वॉइस ओवर करने हैं प्लीज़। कौन से नावल हैं आपके, मुझे बताइएगा। थैंक यू बैदली। तुरबीना तौफीक अमेजिंग, अरीशा का सेकंड नावल का लिंक भेज दें। अच्छा मैं देती हूँ आपको तुरबीना। वैसे अरीशा नावल लिखेंगी तो आ जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं आपको सेंड करती हूँ आज वाली किस्त का। थैंक यू तुरबीना। अबैदली जान तेरे कदमां विच रखी हुई है, रीशा नावल प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा ये वाला चाहिए, कर देंगे, मसला ही कोई नहीं है। अरीज का किसी भी नावल का मसला नहीं है, कर देंगे। वो एडा लंबा भी नहीं है, कर देंगे बैदली। लेकिन अभी थोड़ा वक्त दें, अभी तो जो नावल चल रहा है वही चलेगा, उसके बाद लेट्स सी कि क्या करता है हम। सहर अशफाक, अब देखो इस खड़ूस को इज्जत के हाथ का खाना पसंद आ जाए, नावल बहुत अच्छा जा रहा है। आ गया पसंद, आ गया जी, आ गया खाना पसंद दिलो जान नाल। हाले दिलो जानना नहीं आया, लेकिन पसंद आ गया। थैंक यू सहर अशफाक। हुदा शफीक आउटस्टैंडिंग, थैंक यू हुदा। तो जी तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। एक मिनट रुको मैं देख लूँ। इकरा ताउल्ला हैप्पी एंडिंग है इसकी जी, इकरा हैप्पी है। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन मुक गए, आज थोड़ा लंबा हो गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स रीड करके। मुझे सच्ची बड़ा मज़ा आता है जब आप लोगों के साथ कमेंट सेशन रीड करती हूँ ना। तो आप लोग मेरे लिए इतनी एफ़र्ट करते हैं, मेरे लिए कमेंट लिखते हैं। आप लोगों का एक वर्ड का कमेंट भी मेरे लिए बड़ा वैल्यूएबल है और मैं उसको रीड करती हूँ, मैं अपना टाइम उसके ऊपर लगाती हूँ। अभी इतनी देर में कोई कहेगा कि नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड हो जानी थी, आप कमेंट्स बहुत लंबे करती हैं, रीड ये वो। तो भाई अगर मेरे लिसनर्स मेरे लिए टाइम निकाल रही हैं तो वाई नॉट, मुझे भी, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए टाइम निकालूँ। दैट्स वाई जितने मर्ज़ी कमेंट्स हो मैंने रीड लाजमी करने होते हैं, और किसी का अगर इधर उधर हो जाए तो इट्स मीन कि वो मुझे मिला ही नहीं है, क्योंकि मेरी रूटीन है, मैं लाजमी सबको जवाब देती हूँ, सबका कमेंट रीड करती हूँ। तो ऐसा है कि अब दे मुझे इजाज़त, आप लोग भी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, सुबह आपकी ईद है तो मुझे दे इजाज़त, मैं भी ज़रा, आपको पता है मसरूफ़ियत होती है। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें तो अपनी राइटर वास्ते स्पेशल दुआ करो कि उनका ट्रांसफार्मर का मसला हल हो जाए। उसकी लाइट गई हुई है, 2 दिन हो गए, मेरे से बात भी नहीं हो पा रही, बस एपिसोड बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो बस बहुत बुरे हालात हैं, तो बस उसको लिए खुसूसी दुआ करें, क्योंकि जे ना फ़ोन की चार्जिंग है ना नेट है, तो फिर इस सूरत हाल में एपिसोड लिखना बहुत मुश्किल काम है। तो दुआ करें कि ट्रांसफार्मर लग जाए। तो अब दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी।